सुनिएगा, हम लोग ऑडिट का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पे रखना है, ठीक है। टोटल हम लोगों को ऑडिट में कितना चैप्टर पढ़ना था भाई? 7, जिसमें पहला हम लोग का चैप्टर था कंसेप्ट, नीड एंड पर्पज ऑफ ऑडिट। अच्छे से सुनिएगा। अच्छा, एक बार बता दें कि ऑडिट का हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। ऑडिट का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार ऑडिट क्या है, समझ रहे। और अगर हम बड़ा बिजनेस करने जाएं तो अगर ऑडिटर हमारे पास ऑडिट करने आए तो कुछ बातों को पूछे तो हमें जानकारी रहे। ऑडिट अगर कोई करने आए तो हम डरे नहीं, और किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल कैसे होगा ये सब जान सके, इसलिए हम लोग किसका पढ़ाई करते हैं भाई? ऑडिट का। क्लियर? सबसे पहले आप लोगों को समझाया था कि ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स हियर। ये ऑडिट जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स हियर। ऑडिट इज डन बाई ऑडिटर। ऑडिट को कौन करेगा भैया? ऑडिटर। ऐसा पहले का ज़माना में ना लोग सुन के ऑडिट करते थे, लेकिन अभी तो सुन के ऑडिट नहीं होगा। पहले ऑडायर वर्ड था, ऑडायर से ही आया ये ऑडिट, समझ पा रहे। अभी कौन सा एग्जामिनेशन होगा भाई? रिटन एग्जामिनेशन। अगर साधारण भाषा में ऑडिट का बात करें तो क्या करना? जांच करना, एग्जामिनेशन करना। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ऑडिट इज डन बाई ऑडिटर। ऑडिट को जो करेगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ऑडिटर आते आते बताने नहीं लगेगा कि ये गलती है वो गलती है, आकर के कमेंट करेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। माने ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आते आते बताएगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से बना है या नहीं बना है। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए 3 कंडीशन को चेक करेगा। अगर 3 कंडीशन ठीक रहा तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या शो कर रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला कंडीशन क्या था भैया? ऑल एज फॉलोड। सारे के सारे एज के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है। अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। इसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? प्रॉपर है। माने प्रत्येक साल अकाउंट जैसे मान लीजिए इस साल एसएलएम मेथड को फॉलो किया तो अगला साल भी एसएलएम मेथड को फॉलो किया है। इस साल फीफो मेथड को फॉलो किया तो अगला साल भी फीफो मेथड को फॉलो किया है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी फॉलो प्रॉपर। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट के ऊपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया? अगर दिया है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर विल नॉट गिवन एनी एश्योरेंस और गारंटी। ऑडिटर आता है तो कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं दे देगा कि जितना अच्छा से आज ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उतना ही अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में भी काम करेगा। इस बात का हम गारंटी नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर क्या करता है भाई? कमेंट करता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू बना है या नहीं बना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। ऑडिट का 2 ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या भाई? खाली चेक किया जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में पता किया जाएगा डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कि भाई कितना का एरर हुआ है, कितना का फ्रॉड हुआ है, ये पता किया जाएगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में। समझ पा रहे? पहला था हम लोग का सबसे पहला हम लोग पढ़े थे आपका कि ऐसे 200 में क्या था भाई? बेसिक्स। माने जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो कुछ बातों को उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ पा रहे? जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा? सबसे पहला था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी माने ऑनेस्टी को मेंटेन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसे ऑडिट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम काम करने गए हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग काम करें। तो इंटीग्रिटी को मैनेज करेगा, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ऑडिट को प्लान करके जाएगा, ऑडिट को करने के लिए उसका प्रूफ को जुगाड़ेगा। इसको कहते हैं ऑडिट एविडेंस। ये सारे के सारे बेसिक रिक्वायरमेंट था ऑडिट का, जो एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? एज पर ए से 200 के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। ए से क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट को करने का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बनाया गया है। ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो ए से को फॉलो करते हुए ऑडिट करना होगा। समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन क्या बोलिए? ऑडिटिंग। ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर जब जाएगा तो ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा। ऑडिट रिपोर्ट 3 तरीका का होता है, क्लीन या क्लियर, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्लीन और क्लियर रिपोर्ट कब देगा भाई? जब बुक्स ऑफ अकाउंट 100% शो करेगा ट्रू एंड फेयर व्यू है तो ऑडिटर आपको दे देगा क्लीन और क्लियर रिपोर्ट। दूसरा एडवर्स रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देगा? जब सब कुछ ठीक रहेगा बट थोड़ा बहुत गड़बड़ी है तो कौन सा रिपोर्ट पकड़ाएगा? क्वालिफाइड। एडवर्स रिपोर्ट कब देगा? एडवर्स को निगेटिव रिपोर्ट भी कहते हैं। कब देगा? जब बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम आपका गंदा शो कर रहा है, माने कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट बना है कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना है, तो आपको कौन सा रिपोर्ट दिया जाएगा? एडवर्स रिपोर्ट। और डिस्क्लेमर रिपोर्ट का मतलब हुआ कि एनी इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाया
तो कौन सा रिपोर्ट दिया जाएगा आपको, डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ऑडिट रिपोर्ट कितना तरीका का होता है, टोटल 4 तरीका का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स का हम लोग ऑडिट पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स का ऑडिट है, डिफरेंट टाइप्स का उसका क्या है ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम पढ़े थे इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट कब करते हैं, साल के बीच में, साल के बीच में जो ऑडिट करते हैं उसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट एक रेगुलर इंटरवल पे होगा, उसे कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। टैक्स ऑडिट किसके लिए करते हैं, फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। इनकम टैक्स पर्पज के जो ऑडिट करेंगे उसे कौन सा ऑडिट कहेंगे हम लोग, टैक्स ऑडिट। 2 चीज का हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, ऑडिट सारे कंपनी को करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन इज ऑप्शनल। अच्छा, ऑडिट को लिखने के लिए ऑडिट का डेफिनेशन देना होगा। ऑडिट का डेफिनेशन क्या था, ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिट का डेफिनेशन था कि ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, माने ऑडिटर जाएगा तो किसी के इशारों पे काम नहीं करने वाला है, स्वतंत्र होकर के काम करेगा। ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी का अगर ऑडिट करने जा रहा है तो स्वतंत्र रूप से जाकर के ऑडिट करेगा। समझ पा रहे? इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसका साइज कुछ भी हो, छोटा कार का हो या बड़ा कार का हो। समझ पा रहे हैं? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वो जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे हैं वो लाभ कमाने वाला संस्था हो या बिना लाभ कमाने वाला संस्था हो। मतलब जितने अच्छे से ऑडिट एक बड़ा फॉर्म का करते हैं उतने ही अच्छे से ऑडिट हम एक छोटा फॉर्म का भी करेंगे। बालक इधर देखो, इधर पढ़ाई चल रहा है, इधर सुनिएगा ध्यान से, आपको कह रहे हैं। हाँ, और ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा, एक्सप्रेस भी में बोल करके भी देगा और लिख करके भी देगा। ये सारे के सारे किसके डेफिनेशन में थे, ऑडिट के। कि ऑडिट में भी डिफाइन एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। समझ रहे हैं? इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। समझ पा रहे? एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड एक्सप्रेशन ओपिनियन व्यू। एग्जामिनेशन जो भी होगा, जांच पड़ताल जो भी होगा, एक्सप्रेशन ओपिनियन व्यू में होगा। ये किसका डेफिनेशन है भाई, ऑडिट। हम लोग डिफरेंस किसका कर रहे हैं, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट और ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन इज ऑप्शनल। इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में बी डिफाइंड एज एन क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का जब क्रिटिकल एग्जामिनेशन कराना है तो हम क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज डन बाई ऑडिटर, ऑडिट को कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। इन्वेस्टिगेशन को कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेशन इज डन बाई इन्वेस्टिगेटर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ? ऑडिट को करने के लिए क्या फॉलो होगा, ऐसे ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए ऐसे नॉट फॉलो, ऐसे। ठीक है? ऑडिट ये प्रत्येक साल होगा, ये कंपल्सरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन सा मैटर में होगा, स्पेशल मैटर। कौन सा मैटर, ऑडिट को ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर और इन्वेस्टिगेटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन्वेस्टिगेटर को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर हम लोग समझे थे 2 तरीका का ऑडिट था, एक था स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक था इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट और कौन सा ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, सारे कंपनी को कराना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर दोज कंपनी ऑन हुज अट्रैक्टेड सेक्शन 138, जिसका ऊपर सेक्शन 138 अट्रैक्टेड होगा उसी को सिर्फ और सिर्फ कराना पड़ेगा। कौन सा ऑडिट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट। माने इंटरनल ऑडिट सबको नहीं कराना है, जिस कंपनी के ऊपर सेक्शन 138 लागू होता है। सेक्शन 138 क्या होता है, बीच में पढ़ाया गया था, लिखवाया भी गया था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इंटरनल ऑडिटर में भी एनी बॉडी, ये कोई भी हो सकता है, बीकॉम पास बच्चा भी चलेगा, बट उस तरीका का नॉलेज होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर में भी एनी बॉडी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई, इंटरनल ऑडिटर इज अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा शेयर होल्डर, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो काम करता है, ये काम करता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। और इंटरनल ऑडिटर ये काम करेगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, शुरुआत से ही काम करेगा। ये किसका डिफरेंस है हम लोग का, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। एरर मीन्स मिस्टेक ड्यू टू इनोसेंस और नेग्लिजेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक होता है, या तो इनोसेंस की वजह से हो गया, या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे थे, नेग्लिजेंस कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे। एरर 2 तरीका का होता है, क्लरिकल एरर्स और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर्स का मतलब गलती कौन किया भाई, क्लर्क गलती किया है, एरर डन बाई क्लर्क। और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब गलती हुआ है
ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंट्स का नॉलेज ही नहीं है, इसे हम कौन सा प्रिंसिपल कौन सा कहेंगे भाई? एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ क्लरिकल एरर्स डिफरेंट टाइप्स का होता है। एरर्स ऑफ ओमिशन, एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब करना चाहिए था हमको अकाउंट को डेबिटेड, समझ पा रहे हैं, और राजा के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, हम रानी के अकाउंट को डेबिट कर दिए, समझ पा रहे हैं। लिखना चाहिए था 1000 लिख दिए 100, लिखना चाहिए था 1000 लिख दिए 100, ये सब गड़बड़ी हो गई, इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, एक एंट्री को बार बार लिख रहे हैं, 2 बार 4 बार लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर्स ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी, फ्रॉड मीन्स डिसीव टू द पार्टी को जब धोखा देंगे इसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इट इज कमिटेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या चीज का हम फ्रॉड करेंगे? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश का फ्रॉड करेंगे, चोरी करेंगे। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स का हम चोरी करेंगे, समझ पा रहे हैं। मिस अप्रोप्रिएशन इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में गड़बड़ी करेंगे। ये सारे के सारे किसके टाइप्स है भाई? फ्रॉड के टाइप्स है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग का ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। अच्छे से सुनिएगा, ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर 2 तरीका का है, सब्सटैंटिव और कंप्लायंस। अच्छा, आपको बता दें, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा ना, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिट प्रोसीजर को ही लगाएगा, समझ पा रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर 2 तरीका का होता है, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। कंप्लायंस और कंप्लायंस का मतलब ऑडिटर सबसे पहले जाएगा तो चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल इसका स्ट्रांग है कि वीक है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि मैंने काम काज करने का तरीका घूर के देख लेगा, घूर के देखिएगा ना, काम काज करने का तरीका से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग निकला तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को कम लगाएंगे, हल्का फुल्का चेक करके छोड़ देंगे। लेकिन इंटरनल कंट्रोल अगर वीक हो गया, कमजोर निकला, तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को भयंकर चेक करेंगे, समझ पा रहे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में 2 चीज चेक किया जाता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल, इनकम और एक्सपेंस बिल को चेक करेंगे, उसे वाउचिंग कहते हैं। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी का चेक करेंगे, उसे क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन। यहाँ से कंप्लायंस लगा के क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस। कंप्लायंस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर को लगा के क्या मिलेगा भाई? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस से क्या करेंगे हम? ऑडिट ओपिनियन देंगे, और ऑडिट ओपिनियन से क्या बना देंगे? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट ओपिनियन से क्या बना देंगे? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी, सारे कंपनी के लिए कंपल्सरी है, और नॉन कंपनी के लिए भी कंपल्सरी है अगर आपका टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अगर टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल है, आप सेवा देने वाले लोग हैं, तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज़्यादा है, ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है? जिस मेथड के जरिए ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करेंगे उसे ऑडिट टेक्निक्स कहते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। एविडेंस 2 तरीका का होता है, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनेगा उसे कहते हैं इंटरनल एविडेंस, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बनेगा उसे एक्सटर्नल एविडेंस कहते हैं। इंटरनल एविडेंस पे भरोसा कम होता है, एक्सटर्नल एविडेंस पे भरोसा ज़्यादा होता है। माने जो बिल बाहर से बन के आ रहा, जो बिल बाहर से बन के आ रहा है एक्सटर्नल है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहा हो क्या है? इंटरनल एविडेंस है। ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट, ऑडिटर को ऑडिट करते समय अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देना चाहिए। ऑडिटर को ऑडिट करते समय अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देना चाहिए कि हम आपका स्टाफ नहीं है, अकाउंटिंग करना हमारा काम नहीं है, मैनेजमेंट को टाइट करना हमारा काम नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट को जांचेंगे और रिपोर्ट बना के आपको देंगे। क्लियर कर देना चाहिए, इसको कहते हैं ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट। कुछ भी करने से पहले टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर दोगे तो एकदम बढ़िया रहता है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर नहीं करिएगा दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऑडिटर को ऑडिट करते समय ऑडिट का टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देना चाहिए। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग मीन्स ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क का ओवरऑल जब एक स्ट्रेटजी बना लेंगे इसको हम कहते हैं ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग का ऐसे 300 है, ऐसे आगे ही बता दिए ऐसे क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक काम करने का बेंचमार्क है। ये कौन सेट किया भाई? ICAI। कौन सेट किया है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, ऑडिट प्लानिंग में ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले जिसका ऑडिट करने जा रहा उसका एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट का बिजनेस का क्या करेगा? नॉलेज को एक्वायर करेगा। समझ पा रहे हैं? इस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस, कुछ भरोसाजनक चीज़ों को फिक्स करेगा कि हम कैसे भरोसा कर लेंगे। ये सब ऑडिट प्लान के तहत आएगा। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क का डिटेल जब हम लेआउट बना देंगे, समझ पा रहे, इसको ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं।
ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ही ऑडिट प्लान आता है। ऑडिट प्रोग्राम माने एकदम आप प्रोग्राम को तय कर दीजिए। जैसे आप लोग एग्जाम देने से पहले एग्जाम प्रोग्राम तय करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना दिन भरना है, उसके अंदर अंदर प्लान करते हैं कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिटर ऑडिट करते समय एक ऑडिट का पूरा प्रोग्राम बना लेता है, डिटेल्स लेआउट बना लेता है। ऑडिट प्रोग्राम करने से क्या फ़ायदा होता है कि वर्क को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई काम छूटेगा नहीं, कितना काम हुआ इसका पता रहेगा, कहाँ तक काम हुआ इसका पता रहेगा। अगर कोई स्टाफ काम छोड़ के चला भी जाता है तो दूसरा स्टाफ से करवा लेंगे अगर ऑडिट प्रोग्राम बना रहेगा तो। ये इसका क्या है एडवांटेजेज है। किसका एडवांटेज है? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट वर्किंग पेपर, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो अपने साथ एक वर्किंग पेपर बनाता है। ऑडिट वर्किंग पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल डूइंग द ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर किसका प्रॉपर्टी होता है? ऑडिटर का। और ऑडिटर का जिम्मेवारी है कि इसे सेफ गार्ड और कस्टडी में रखे अपने पास 7 साल तक। ये ऑडिटर का जिम्मेवारी है कि अपने पास 7 साल तक सेफ गार्ड और कस्टडी में रखे, ताकि कोई उस पर इल्ज़ाम लगाए तो वर्किंग पेपर को शो कर सके कि भाई हमने ऑडिट किया था, ये रहा वर्किंग पेपर, हम इस हिसाब से ऑडिट किए थे, अपने आप को बचाव कर सके। इसलिए ऑडिटर को ऑडिट वर्किंग पेपर बनाना चाहिए। ऑडिट वर्किंग पेपर जिस पेपर में बनाएगा वो A4 पेपर, अच्छा वाला पेपर होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? और बाइंडिंग पेपर होना चाहिए ताकि उसे बढ़िया से संभाल के रखा जा सके। ऑडिट वर्किंग पेपर का 3 लोग मांग कर सकते हैं। एक मांग कर सकता है भाई अदर पार्टी। अदर पार्टी को ऑडिटर को कभी नहीं दिखाना है वर्किंग पेपर, नॉट सो एट एनी कॉस्ट। और कौन ऑडिट वर्किंग पेपर मांग सकता है? क्लाइंट मांग सकता है। क्लाइंट माने जिसका हम ऑडिट किए हैं। तो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है, दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। और एक ऑडिट वर्किंग पेपर और कौन देखने के लिए मांग सकता है? ICAI। ये कंपलसरी है, अगर ICAI मांग दिया ऑडिट वर्किंग पेपर देखने के लिए तो दिखाना पड़ेगा। तो ऑडिट वर्किंग पेपर का कितने लोग मांग कर सकते हैं? एनी अदर पार्टी, नॉट सो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे नहीं शो करना है। क्लाइंट मांग सकता है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसे दिखाना है। समझ पा रहे? ऑप्शनल, मन करे तो दिखाइए, नहीं मन करे मत दिखाइए। और एक लास्ट में कौन है भाई? ICAI को दिखाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ऑडिट फाइल, सुनिएगा ध्यान से। ऑडिट फाइल, द फाइल इन विच ऑडिटर प्रिजर्व द ऑडिट फाइल इज नोन इन विच प्रिजर्व द ऑडिट पेपर इज नोन एज ऑडिट फाइल। जिस फाइल में ऑडिटर ऑडिट पेपर को रखता है, जिस फाइल में ऑडिटर ऑडिट पेपर को रखता है उसे ऑडिट फाइल कहते हैं। ऑडिट फाइल 2 तरीका का होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल को प्यार से पैफ कहते हैं शॉर्ट में, और करेंट ऑडिट फाइल को हम लोग कैफ कहते हैं। परमानेंट ऑडिट फाइल में हम लोग कौन सा बात को लिखते हैं भाई? परमानेंट वाला बात को लिखते हैं, विच इज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, जो बार बार चेंज नहीं होगा। नॉन रिकरिंग मैटर को लिखते हैं। परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन नॉन रिकरिंग मैटर विच इज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कंपनी का MOA लिख देंगे, AOA लिख देंगे, उसमें पिछला साल का ऑडिट रिपोर्ट लिखेंगे। समझ रहे हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रेशियो लिखेंगे जो बार बार चेंज होने वाला नहीं है। ये सब कहाँ लिखेंगे? परमानेंट ऑडिट फाइल में। मैंने परमानेंट बातों को लिखेंगे कहाँ पे? परमानेंट ऑडिट फाइल में। करेंट ऑडिट फाइल में कौन सा बात को लिखेंगे? विच इज चेंज ईयर आफ्टर ईयर, ऐसा मैटर जो बार बार चेंज होने वाला है। जैसे वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन विद, ये सारे के सारे कहाँ लिखेंगे भाई? करेंट ऑडिट फाइल में। करेंट ऑडिट, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो अपने पास एक नोटबुक रखता है, उसको कहते हैं ऑडिट नोटबुक, ताकि कोई भी क्वेश्चन वगैरह जनरेट हो तो उसमें क्या कर सके? नोट कर सके, क्योंकि संग संग आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ऑडिटर अपने साथ जब ऑडिट करता है तो एक नोटबुक रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट नोटबुक। ऑडिट मेमोरेंडम, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो एक उसे मेमोरेंडम तैयार कर लेना चाहिए। माने मेमोरेंडम तैयार कर लेना चाहिए मतलब क्लाइंट का क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या उसका पॉलिसी है, सब कुछ समराइज मैनर में एक जगह उसे लिख लेना चाहिए। पूरा डिटेल कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। माने ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट इन विच कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट बिजनेस इन समराइज मैनर। सारे के सारे इंफॉर्मेशन समराइज मैनर में जब लिख लिए जाएंगे उसे ऑडिट मेमोरेंडम कहते हैं। माने हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, समझ पा रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, एडवर्टीजमेंट का मेथड क्या है, प्रोडक्शन किस तरीके का, रॉ मटेरियल का क्वालिटी क्या है, सब कुछ एकदम समराइज मैनर में एक जगह लिख लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट मेमोरेंडम। नेक्स्ट था हम लोग का भाई ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है, माफ़ करिएगा, ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट इन डेप्थ का मतलब होता है रूटीन चेकिंग का मतलब डे टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जब डेली का ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे उसे कौन सा चेकिंग कहते हैं? रूटीन चेकिंग। जब डेली का ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे उसे हम कौन सा चेकिंग कहते हैं? रूटीन चेकिंग।
उसके बाद था टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है लेस देन 100% चेकिंग, पूरा का पूरा चेक नहीं करेंगे। प्रत्येक पॉपुलेशन से, प्रत्येक ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन को हम लोग ऑडिट के भाषा में पॉपुलेशन कहते हैं, समझ पा रहे। प्रत्येक पॉपुलेशन से एक सैंपल उठा लेंगे और सैंपल को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसको हम कहते हैं टेस्ट चेकिंग। जैसे हम लोग भात बनाते हैं तो सारे चावल को चेक नहीं करते, 2-4 चावल चेक करते हैं पक्का है कि नहीं पक्का है, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो सारा आइटम को चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से क्या करेगा, सेलेक्टेड आइटम को उठाएगा और उसे चेक कर लेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले, इसे कहते हैं टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग मीन्स लेस देन 100% चेकिंग। और कोई भी ऑडिटर पूरा का पूरा चेक नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है, समझ रहे। इसलिए ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो कौन सा चेकिंग के आधार पे करता है भैया, टेस्ट चेकिंग। ऑडिट इन डेप्थ, लेकिन जो आइटम को सेलेक्ट किया है उसका एकदम डेप्थ में चेकिंग होगा, फ्रॉम ओरिजिन टू एंड। मतलब वो जिस आइटम को लोग सेलेक्ट किया चेक करने के लिए, उसका एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक चेकिंग किया जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑडिट इन डेप्थ, समझ पा रहे हैं। अच्छा बताइए, हम तो पूरा चेकिंग नहीं कर रहे हैं, सेलेक्टेड आइटम का चेकिंग करें, और सेलेक्टेड आइटम का भी चेकिंग जोरदार रूप से ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए किया जाता है ऑडिट इन डेप्थ, माने चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, चेकिंग ऑफ सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम ओरिजिन टू एंड, शुरुआत से लेकर के अंत तक जिसका उसका चेकिंग किया जाएगा उसे हम लोग कौन सा कहेंगे, ऑडिट इन डेप्थ। इसके बाद में हम लोग का टॉपिक था इस चैप्टर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर टॉपिक था, हॉस्पिटल के ऊपर था, होटल के ऊपर था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और क्या, होटल, कॉलेज, समझ पा रहे, हॉस्पिटल, 4 टॉपिक था। 4 टॉपिक में हम कॉमन पढ़ाए थे एकदम कि भाई लिखने का तरीका, पहले तो क्या करना है, जनरल स्टडी करना है। जनरल स्टडी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए होटल है तो होटल का ट्रस्ट डीड में चला तो ट्रस्ट डीड को पढ़ लीजिए, कंपनी है तो एमओ को पढ़ लीजिए, उसका रेगुलेशन को रीड करिए, समझ रहे। तो जनरल में उसका भाई क्या चीज़ में वो चल रहा है, कौन सा एक्ट में उसे रीड करिए। उसके बाद दूसरा था रिसिप्ट को चेक करिए, माने इनकम को चेक करिए। तीसरा था पेमेंट को चेक करिए, पेमेंट माने एक्सपेंडिचर को चेक करिए। फिर उसका चेकिंग करिए एसेट को, फिर उसका चेकिंग करिए लायबिलिटी को, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ, ये सारे के सारे क्या थे भाई, सारे के सारे क्या थे हमारा, ये एक कॉलेज हॉस्पिटल को चेक करने का क्या था, प्रक्रिया था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है हम एक जनरल तरीके से समझा दिए, इसके डेप्थ में हम वीडियो बनाए हुए हैं किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, और क्या, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, ये 4 में से एक रहता है। क्वेश्चन इसको ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट स्पेशल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी चीज़ का सबसे पहले हम लोग चेक जाके करेंगे प्रिलिमिनरी मैटर, माने जनरल। जनरल में मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो या तो ट्रस्ट में चलेगा, या तो ट्रस्ट में चलेगा, या तो कंपनी फॉर्म में चलेगा तो एमओए और एओए को चेक कर लीजिए, या सोसाइटी एक्ट में चलेगा तो बाई लॉ को चेक कर लीजिए, बाई लॉ को पढ़ लीजिए। फिर उसका इनकम को पढ़िए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, कितना फीस ड्यू है, समझ पा रहे हैं, पेनल्टी से कितना पैसा आया, एडमिशन चार्ज से कितना पैसा आया। एक्सपेंडिचर को चेक कर लीजिए कि क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए हैं, समझ रहे हैं, मतलब सैलरी टीचर को क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी क्या पे किया गया, रेंट क्या दिया गया है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, या रिपेयर का क्या चार्जेस पड़ा है, ये एक्सपेंडिचर में चेक कर लीजिए। एसेट को चेक कर लीजिए कि एसेट क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पास में। लायबिलिटी को चेक कर लीजिए कि लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या क्या है। फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और, तो हम एक कॉमन तरीका से सबके बारे में बोल दिए हैं। तीसरा चैप्टर हम लोग का है आपका, तीसरा चैप्टर हम लोग का है ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ऑडिट रिस्क, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो एक तरीका का रिस्क रहता है। ऑडिट रिस्क का हम डेफिनेशन लिखाए थे कि इट इज अ रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। समझ पा रहे, ऑडिटर क्या किया भाई, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया, गलत ओपिनियन दे दिया, देना चाहिए था उसे क्लियर रिपोर्ट दे दिया, क्वालिफाइड रिपोर्ट देने की वजह से क्या हुआ, उस पर केस हो गया, तो एक तरीका का रिस्क हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क 3 तरीका का था, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। 3 तरीका का ऑडिट रिस्क था, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन, 3 तरीका का ऑडिट रिस्क था। उसके बाद हम लोग का था इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बनाना किसका काम है,
मैनेजमेंट का काम है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉडर टर्म, ये बहुत ही बड़ा टर्म है। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल करने से क्या फायदा है? इंटरनल कंट्रोल करने से यही फायदा है कि डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, गलती का पता चल जाएगा, फ्रॉड का पता चल जाएगा। अगर होने वाला है तो रोक देंगे, लोगों को मन में डर रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, प्रोटेक्शन ऑफ फिक्स एसेट, प्रोटेक्शन ऑफ करंट एसेट, फिक्स एसेट का बचाव हो जाएगा, करंट एसेट का बचाव हो जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेनेंस होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ठीक रहेगा। ये सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल के क्या एडवांटेजेस है? इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या आएगा भाई? इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक आपको समझाए थे, इंटरनल चेक रेफर्स टू डे चेकिंग अब ट्रांजेक्शन, जब डेली का चेकिंग होगा ट्रांजेक्शन को, उसे इंटरनल चेक कहते हैं। इंटरनल चेक से क्या फायदा है? प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ, समझ पा रहे हैं? इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ये इंटरनल चेक से फायदा है। इंटरनल ऑडिट एक तरीका का ऑडिट है जिसमें ऑडिटर जाकर चेक करेगा कि ऑल द डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग और नॉट, सारे के सारे डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें इंटरनल ऑडिटर जाके चेक करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसमें इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? जाके चेक करेगा कि सारे के सारे डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, मिलता जुलता इसका फीचर्स होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये सारे के सारे किसके एडवांटेजेस है भाई? इंटरनल ऑडिट के। डिफरेंस हम लोग पढ़े थे इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस पढ़े थे। पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे इंटरनल कंट्रोल का और इंटरनल ऑडिट का। स्कोप इंटरनल कंट्रोल का वाइड है और इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है ये नैरो है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा? इंटरनल कंट्रोल सारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होता है, इंटरनल कंट्रोल नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा ही। और इंटरनल ऑडिट उसी के लिए है ऑन हुच अट्रैक्टेड सेक्शन 138। सेक्शन 138 क्या था भाई? सेक्शन 138 में ये लिखवाया था कि इंटरनल ऑडिट इज अप्लीकेबल ऑन ऑल द लिस्टेड कंपनी, जितने के जितना लिस्टेड कंपनी है सारे लिस्टेड कंपनी पे ये इंटरनल ऑडिट आते हैं। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसका कुछ कंडीशन लिखाए थे कि अगर 3-4 कंडीशन थे, 4 कंडीशन थे, 4 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो आपको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। वो कंडीशन मैं थोड़ी देर में बोल रहा हूँ जब टॉपिक आता है। सुनिएगा ध्यान से, डिफरेंस किसका कर रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट का पहले डेफिनेशन लिखिए। स्कोप क्या? वाइड है, नैरो है। इंटरनल कंट्रोल सारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है और इंटरनल ऑडिट किस पे एग्जिस्ट करता है भाई? जिसका ऊपर सेक्शन 138 अट्रैक्ट होता है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? रोशनी पूछ रहे अभी आने से होगा नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सुन लीजिएगा ध्यान से। इंटरनल कंट्रोल को लागू करना ये किसका काम है भैया? मैनेजमेंट का। किसका काम है? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और इंटरनल ऑडिट को कैरी करना ये इंटरनल ऑडिटर का काम है। इंटरनल ऑडिट को कैरी करना किसका काम है? इंटरनल ऑडिटर को। इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल का भी हम लोग डिफरेंस पढ़े हुए थे, एक बार देख लीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से। भाउचिंग, भाउचिंग क्या होता है? भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल। इनकम एक्सपेंस बिल को चेक करेंगे उसे भाउचिंग कहते हैं। भाउचिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ भाउचर। विद द हेल्प ऑफ भाउचर क्या था भैया? भाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। भाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री। भाउचर का हम लोग फीचर समझे थे कि क्या होना चाहिए। बालक फोकस करिए, मोबाइल रख लीजिए पॉकेट में भाई और फोकस करिए। भाउचर का फीचर्स था कि डेट लिखा होना चाहिए, क्लाइंट का नेम लिखा होना चाहिए, सीरियली होना चाहिए, अमाउंट लिखा होना चाहिए, नरेशन लिखा होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए। किसका भैया? फीचर था भाउचर। फीचर था भाउचिंग का भी ऑब्जेक्टिव था। भाउचिंग का ऑब्जेक्टिव था करेक्शन ऑफ भाउचर। भाउचर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, नो एरर होगा, कोई एरर नहीं होगा अगर भाउचिंग करेंगे। नो फ्रॉड, फ्रॉड नहीं रहेगा। समझ पा रहे? नो एरर, नो फ्रॉड, प्रॉपर एविडेंसेस का काम करेगा। नथिंग अनरिकॉर्डेड, कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ हमारा रिकॉर्ड रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एग्जामिनेशन ऑफ भाउचर, भाउचर का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये भाउचिंग का क्या था? ऑब्जेक्टिव था। फिर हम लोग समझे थे आपका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कौन करेगा भाई? एक्सपर्ट करेगा। वैल्यूएशन कौन करेगा? एक्सपर्ट करेगा। वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन का स्टेप क्या था? पहले चेक करेंगे कि भाई एग्जिस्टेंस, आखिरकार ये एसेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर किसके पोजीशन में है,
समझ पा रहे हो? इसका मालिक कौन है? ओनरशिप, कन्फर्मेशन ऑफ ओनरशिप, समझ रहे हैं? ये सारे के सारे चेक करेंगे। वेरिफिकेशन का क्या है? स्टेप्स है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना, ओनरशिप को कंफर्म करना, और किसके पोजीशन में, किसके अंडर में फिलहाल है, इसको कंफर्म करना। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन। बहुत सारे आइटम का वेरिफिकेशन करना था, जैसे स्टॉक, डेटर, गुडविल, पेटेंट राइट, और बहुत सारे आइटम का वाउचिंग करना था, जैसे डिविडेंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये मैं लिखाया हूँ, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, ठीक है? खर्चा का ये सब सिलेबस में दिया गया था, इसका ऊपर में है, आप एक बार देखिएगा, लिखाया गया भी है और मार्क भी कराया गया। वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का हम लोग डिफरेंस किए थे। पहले वेरिफिकेशन का आपको डेफिनेशन लिखना है कि वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, और वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। वेरिफिकेशन कौन करेगा भाई? सुन लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, वेरिफिकेशन का स्कोप क्या है? वाइड है, और वैल्यूएशन का स्कोप क्या है? नैरो है। ये वेरिफिकेशन कौन करेगा? वेरिफिकेशन करेगा आपका ऑडिटर। कौन करेगा? ऑडिटर। और वैल्यूएशन कौन करेगा? आपका मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और बोर्ड ऑफ। वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो काम किसका करना था? मैनेजमेंट का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में सबसे पहले हम लोग समझे थे कि कंपनी भैया दो तरीका का होता है, और कंपनी ऑडिट के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? कंपलसरी है। सबसे पहले पढ़े थे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पढ़े थे कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली होने से नहीं होगा। डिसक्वालिफिकेशन में था कि भाई आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, अदर देन LLP, अदर देन जिस कंपनी का आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं उसका ऑफिसर, एम्प्लॉई, ये सब नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी का आप बनने जा रहे हैं ऑडिटर, उसमें आपका और आपके रिलेटिव का शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? रुपीज कितना? 1 लाख। रुपीज कितना बोलिए? 1 लाख। समझ पा रहे हैं? और आपका और आपका रिलेटिव, उसका क्या, उस जिस कंपनी का आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं उसका कोई ऑफिसर, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो आप उस कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड है, आप ऑडिटर नहीं बन पाइएगा। फिर हम लोग पढ़े थे अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा ऑडिटर भैया? फर्स्ट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ, इससे पहले हम लोग का था दो तरीका का भाई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल का होल्डिंग है, कम से कम 51%। या तो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो अकेला स्टेट गवर्नमेंट, या तो अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो अकेला स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है। कितना परसेंट? 51%। कितना परसेंट? 51% का शेयर होल्डिंग है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? या तो दोनों का मिल के, या तो दो स्टेट गवर्नमेंट का मिल के। समझ पा रहे हैं? माने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% है, उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है, या तो स्टेट गवर्नमेंट का अकेला 51%, उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के 51% का शेयर होल्डिंग है, या तो दो स्टेट गवर्नमेंट का मिल करके 51% तक का शेयर होल्डिंग है। ऐसे कंपनी को हम कौन सा कंपनी कहेंगे भाई? गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट को छोड़ दो। समझ रहे? हम लोग समझ रहे? बालक फोकस करो, रख लीजिए पॉकेट में, आराम से रख लीजिए पॉकेट में। ठीक ही बात है, हमारा भी बज रहा, हम नहीं उठा रहे हैं, और रहने दीजिए। सुनिए, किसका बात करें? अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा भैया? फर्स्ट ऑडिट है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सुनिएगा ध्यान से। अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर फॉर कौन सा कंपनी का? चले समझे थे हम लोग, नॉन गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर फॉर कौन सा कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले बताए थे कि ऑडिटर जहाँ से आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर, वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो 90 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करता है तो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल, अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ, अच्छा ये लोग कब तक ऑफिस में बना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। टिल द कंक्लूजन ऑफ, फिर था अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर फॉर कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का जहां से रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से कितना दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? CAG। अगर नहीं अपॉइंट किया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो वहां से नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर भी नहीं अपॉइंट किया तो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग कब तक ऑफिस में बना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। टिल द कंक्लूजन ऑफ, फिर समझे थे उसके बाद जो भी ऑडिटर आएगा उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर कौन सा कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट होगा
इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा और ये बना रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। माने एक बार सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा तो कितना साल रहेगा? 5 साल। कितना साल रहेगा? उससे एक तो फॉर्म भी भरवाएंगे, लिखवाएंगे कि भाई तुम लिख के बताओ कि हम डिसक्वालीफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 141, और ये कितना दिन के अंदर अंदर हम अप्लाई कर देंगे ROC को? कितना दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। कौन सा फॉर्म भरवाएंगे? एडिटिव 1 भरवा करके 30 दिन के अंदर अंदर जमा करेंगे। किसके पास? ROC के पास, कि फलाना व्यक्ति को हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किए हैं। समझ रहे? फिर था सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। ये प्रत्येक साल जहाँ से ईयर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कितना दिन के अंदर अंदर? 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और ये कितना दिन तक ऑफिस में बना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। टिल द कंक्लूजन ऑफ 180 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ। और ये कब तक बना रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। टिल द कंक्लूजन ऑफ कैजुअल वैकेंसी। समय से पहले हमारा ऑडिटर हमको छोड़ के चला गया, अगर रिटायर किया है तो 30 दिन के अंदर 3 महीना के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। अगर डेथ किया है तो 30 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके लिए बात की है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी का केस में ऑल द कैजुअल वैकेंसी फिल अप बाय द CAG। सारे के सारे कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल अप करेगा? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं? हम बोले थे कि एक बार ऑडिटर को रख तो लिए, लेकिन भगाना पॉसिबल नहीं है। ऑडिटर हिमसेल्फ चाहे तो रिजाइन दे सकता है, लेकिन रिजाइन देगा तो उसको बताना पड़ेगा रीजन। एक फॉर्म भरना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा। समझ पा रहे कि भाई हम इस कारण से ऑफिस छोड़े हैं, रीजन बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? ROC। किसको बताना पड़ेगा? ये रीजन कौन बताएगा? ऑडिटर खुद बताएगा रीजन। ऑडिटर को एक बार तो रख लिए, लेकिन भगाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 3 स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट पास BR at BM। पहले बोर्ड रिजोल्यूशन, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ और एक तो डिसीजन लो, जिसको हम कहेंगे बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। दूसरा, जहाँ से बोर्ड रिजोल्यूशन हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर जाकर CG से परमिशन लेके आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आइए। और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, वहाँ से 60 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाइए और एक तो भारी भरकम डिसीजन लीजिए, जिसको कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन है तो रिमूवल का स्टेप क्या है? पहला स्टेप 1 पास बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। दूसरा क्या भाई? CG अप्रूवल। CG का अप्रूवल लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर। जहाँ से अप्रूवल मिल गया वहाँ से 60 दिन के अंदर अंदर किसका अप्रूवल लीजिए? शेयर होल्डर का अप्रूवल लीजिए। फिर हम बोले थे ऑडिटर का तनख्वाह हम लोग फिक्स करने का बात किए थे। अगर शेयर होल्डर अपॉइंट किया, सैलरी फिक्स करेगा शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया, सैलरी फिक्स करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। CAG अपॉइंट किया तो सैलरी फिक्स करेगा शेयर होल्डर। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया तो सैलरी कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हम लोग समझे थे राइट्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का राइट्स क्या है? ऑडिटर का राइट्स है भाई, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच कर सकता है। राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। समझ पा? राइट टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, राइट टू रिसीव रेमुनरेशन। रेमुनरेशन को क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। समझ रहे क्या? राइट टू प्रिपेयर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को बना सकता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? ये सारे के सारे किसके अधिकार थे भाई? ऑडिटर का। किसका अधिकार था? ऑडिट कमेटी हम लोग समझे थे, नाम से पता चला ऑडिट कमेटी इज अ टीम ऑफ ऑडिटर। नहीं, ऑडिट कमेटी इज अ टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑडिट कमेटी इज अ टीम ऑफ बोर्ड ऑफ। इसको फॉर्म करने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए। इसको फॉर्म करने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, जिसमें मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट रहेगा। जिसमें मेजोरिटी डायरेक्टर्स क्या रहेगा भाई? इंडिपेंडेंट। इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट कमेटी। फिर हम लोग समझे थे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का 6 ड्यूटीज था। ऑडिटर का 6 ड्यूटीज था। वो 6 ड्यूटीज को चेक करेगा और रिपोर्टिंग करेगा उसके ऊपर में। पहला ड्यूटीज था कि भाई लोन एंड एडवांसेस दिया तो उसका सिक्योरिटी लिया कि नहीं। समझ पा रहे? लोन एंड एडवांसेस दिया तो उसका सिक्योरिटी लिया कि नहीं। बोगस एंट्री वगैरह तो नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिर चेक करेगा आपका क्या चीज़, अब डिपॉजिट दिया है, डिपॉजिट किया और शो कर रहा कोई किसी और चीज़ को। और उसके बाद में क्या था भाई? आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ बिलो कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट को कहीं सस्ता में तो नहीं बेच दिया है। ये सारे के सारे ड्यूटीज़ था, पढ़ाया गया था और नेक्स्ट चैप्टर में इसका लिखा हुआ भी था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है भाई? ऑडिट रिपोर्ट एक रिटन, ऑडिट रिपोर्ट एक क्या भाई? रिटन एक्सप्रेशन और ओपिनियन है। अपना ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर क्या करता है? लिखता है। ऑडिट सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा? सुन लीजिए, ऑडिट सर्टिफिकेट में सच्चाई को लिखा जाता है। जब दरकार पड़ेगा तो आप ऑडिटर को बोलिएगा लिख के दीजिए, तो एक तो सर्टिफिकेट बना के देगा। उसमें सब कुछ करेक्ट चीज़ों को लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट तो प्रत्येक ऑडिट का एक तो रिपोर्ट देगा।
ये क्या है भाई? ओपिनियन है। किसका ओपिनियन है? अब भैया सुन रहे हैं, किसका ओपिनियन है ये? ऑडिटर का। किसका ओपिनियन है? और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या देगा भाई? करेक्ट बातों को लिख करके देगा। उसे हम कौन सा सर्टिफिकेट कहते हैं? ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट इसमें भी पढ़े थे, 4 तरीका का ऑडिट रिपोर्ट था। क्लीन, क्लियर, क्वालिफाइड, एडवांस, डिस्क्लेमर। क्लीन, क्लियर, क्वालिफाइड, एडवांस, डिस्क्लेमर। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट समझे थे। ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या था? सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, समझ पा रहे? इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव माने इन्फॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी बात लिखे क्लियर कट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी के साथ होना चाहिए, समझ पा रहे? और क्या? डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसमें ऑडिटर का सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या था? इसेंशियल एलिमेंट या कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या इसेंशियल एलिमेंट क्या था भाई? सिंप्लिसिटी होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या थे भाई? एलिमेंट्स ऑफ कौन सा रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट। फिर हम लोग समझे थे कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर एस 700 के हिसाब से ऑडिटर का एक जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ना तो उसका कंटेंट है। ऑडिटर का कंटेंट है कि सबसे पहले ऑडिटर का वहाँ टाइटल लिखा रहेगा, टाइटल। फिर क्या? एड्रेस यू लिखेगा अपने बारे में, थोड़ा सा टर्म्स एंड एंगेजमेंट के बारे में। फिर क्या? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेगा। एक तो लेक्चर होता है ना, जैसे लेटर लिखते हैं तो एक तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हो, वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा ऑडिटर, समझ रहे हैं? फिर बताएगा कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, हमारा ओपिनियन क्या है, ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या था? ऑडिटर अपना उसमें सिग्नेचर देगा, डेट डालेगा और किस जगह पे बना रहा है उस प्लेस डालेगा। ये सारे के सारे क्या? कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। रिपीट कर रहे हैं, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सुनिएगा ध्यान से। पहले ऑडिटर का नाम रहेगा, टाइटल, एड्रेस ही टर्म्स एंड एंगेजमेंट को बताएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर ओपिनियन, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ पा रहे? सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, डेट पुट करके सिग्नेचर करेगा और प्लेस ऑफ सिग्नेचर। बस ये सारे के सारे क्या थे? कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे 700, एज पर ऐसे 700। कारो सुन लीजिएगा ध्यान से। कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। जब ऑडिटर को अलग से कुछ बोलना है, ऑडिटर को और कुछ बोलना है, रिपोर्ट में नहीं हो रहा तो अलग से एक रिपोर्टिंग करेगा जिसको हम कारो कहते हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। ऑडिटर को अलग से बोलना है, हमें बहुत कुछ अभी बोलना है बट हम ऑडिट रिपोर्ट में बोल नहीं पा रहे, तो अलग से एक तो रिपोर्ट देगा जिसको हम कारो कहते हैं। कारो 2016 में टोटल 16 ठो क्लॉजेज है। 16 ठो क्लॉजेज का भंडाफोड़ करेगा ऑडिटर। ऑडिटर 16 क्लॉजेज का ऊपर भंडाफोड़ करेगा लिख करके, समझ पा रहे हैं? सबसे पहले सुनिए कि कारो किसके ऊपर अप्लीकेबल है? ऑल द लिस्टेड कंपनी, जितना का जितना लिस्टेड कंपनी है सबके ऊपर अप्लीकेबल है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है। किसका ऊपर अप्लीकेबल नहीं है? 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। 1% कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? जो चैरिटी करने के लिए कंपनी बना हुआ है, जो चैरिटी करने के लिए कंपनी बना हुआ है उसे हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी, समझ पा रहे? 1% कंपनी का मतलब जो एक व्यक्ति का कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जो एकदम छोटा मोटा कंपनी है, माने स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ऐसा प्राइवेट कंपनी को समझ रहे हैं क्या करना पड़ेगा भाई? कारो अप्लीकेबल नहीं है, माने उसके लिए कारो का रिपोर्टिंग नहीं होगा। कारो में टोटल कितना मैटर है भाई? टोटल 16 ठो मैटर पे ऑडिटर जाकर के रिपोर्ट करेगा। रोहित, रोहन सुनो, ठीक से बैठो। टोटल 16 ठो मैटर पे ऑडिटर जब जाएगा तो रिपोर्टिंग करेगा। पहले फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, प्रॉपर वैल्यूएशन वगैरह हुआ है कि नहीं। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अपना रिपोर्टिंग करेगा। इन्वेंट्रीज के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक के ऊपर में कि स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक ठाक स्टॉक है या नहीं। फिर लोन एंड आउटस्टैंडिंग जो बाकी है उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। 3 मैटर हुआ, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेंट्री, लोन एंड आउटस्टैंडिंग। फिक्स डिपॉजिट बुक बंद रखिए, पहला क्या? फिक्स डिपॉजिट, दूसरा इन्वेंट्रीज। फिक्स डिपॉजिट, इन्वेंट्री, लोन एंड आउटस्टैंडिंग, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? चौथा, गारंटी गिवन बाय कंपनी फॉर लोन। अगर कोई कंपनी कंपनी किसी का गारंटी दिया लोन के लिए तो उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। समझ पा रहे? क्योंकि आप गारंटी दे रहे हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा, कुछ हो जाएगा तो। डिपॉजिट्स के ऊपर, डिपॉजिट्स का मतलब हुआ आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, समझ रहे हैं, या आप डिपॉजिट्स लिए जनता से, इसका ऊपर में रिपोर्टिंग करेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड पढ़े थे कॉस्ट ऑडिट में, कॉस्ट रिकॉर्ड के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। स्टैट्यूटरी ड्यू, सरकार का कुछ पैसा ड्यू वगैरह है, टैक्सेस वगैरह ड्यू है, उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ड्यू। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यू,
अगर किसी का पैसा बाकी है तो अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेट से पेमेंट हो रहा है, उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। अप्लीकेशन ऑफ फंड, कंपनी के पास फंड्स कितना है, समझ रहे हैं, फंड्स कितना, पैसा कितना, उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, कहाँ कहाँ फ्रॉड्स किया कंपनी, उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन माने डायरेक्टर को जो सैलरी दिया गया है वो कितना दिया गया है, उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। निधि कंपनी, निधि कंपनी ऐसा कंपनी होता है जो अपने मेंबर का सेविंग का हैबिट्स को डेवलप कराता है। इसको खोलने के लिए कम से कम 200 लोग चाहिए, इसको खोलने के लिए कम से कम 200 लोग चाहिए और पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ का होना चाहिए। किसका बात करें हम लोग, निधि कंपनी। तो निधि कंपनी अपने मेंबर का हैबिट्स, सेविंग का हैबिट्स को क्या कराता है, डेवलप कराता है। ऐसे कंपनी को हम निधि कंपनी कहते हैं। ये आपके गली मोहल्ला समाज में मिल जाएगा निधि कंपनी। ये ब्रिज के पास में निधि कंपनी, देख लीजिएगा एक बार में। हाँ अब देख लीजिएगा एक बार, हटाइए ना, बात खत्म करिए, पढ़िए। किसका बात करें हम लोग, निधि कंपनी, समझ पा रहे हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब अपना रिश्तेदार को अगर सस्ता में बेचे हो उसका ऊपर में रिपोर्टिंग करेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ऐसा तो नहीं है कि आपने सस्ता में किसी को अलॉट कर दिया, प्रेफरेंस देकर के अलॉट किया, इसका ऊपर में रिपोर्टिंग करेगा। इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जो रुपया से संबंधित नहीं है, ऐसा ट्रांजेक्शन के ऊपर में रिपोर्टिंग करेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर कुछ काम हुआ है तो उसका ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। टोटल 16 क्लॉजेस के ऊपर भंडाफोड़ करेगा कारों के अंदर, समझ पा रहे, बुद्धि में जा रहा क्या बोल रहे, हाँ टोटल 16 क्लॉज। अब जो जो हुआ रहेगा उस पर भंडाफोड़ करेगा, नए घर वाला तो हम नहीं करेगा, लेकिन टोटल 16 तो मैटर बनाया गया है। जितना कंपनी में आता है वो सारे मैटर इसमें एडेड है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आएगा आपका बात नहीं आएगा कंटेंट और मैटर टू बी इंक्लूडेड। थोड़ा सा पॉज करिएगा, नीचे वाला दबाइए बटन। बच्चे पूछ रहे हैं कारों के ऊपर कैसे अलग से टॉपिक क्वेश्चन आएगा। ऐसा आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कारो, मैंने 16 मैटर को एक्सप्लेन करना होगा, या डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, समझ पा रहे। तो टोटल 16 मैटर का नाम लिखना होगा और एप्लीकेबिलिटी लिखना होगा, समझ रहे। 16 मैटर बुक में हमारा दिया हुआ है, कोई टेंशन का बात नहीं है। डिफरेंस हम लोग किए थे नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट का। ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिटर का एक्सप्रेस ओपिनियन है। ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है भाई, कंफर्मेशन देता है ओनरशिप का और क्या चीज़ का, पोजीशन का, समझ रहे क्या बोल रहे, एग्जिस्टेंस का। स्कोप ऑडिट रिपोर्ट का क्या है, वाइड है, और ऑडिट सर्टिफिकेट का क्या है, नैरो है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका, ऑडिटर का है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ होता है ऑडिट रिपोर्ट के लिए तो ऑडिटर उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑडिट रिपोर्ट के केस में, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट के केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। ये डिफरेंस हम लोग किए थे। नेक्स्ट चैप्टर था अदर थ्रस्ट एरिया, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझे थे कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहले आपको प्रोविजन समझाए थे कि कॉस्ट ऑडिट इज डन बाई क्वालिफाइड CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। क्वालिफाइड CMA करेगा कॉस्ट ऑडिट को। कॉस्ट ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 2 तरीका की कंपनी है, रेगुलेटेड सेक्टर, अनरेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में 4 कंपनी आएगा, सुगरेंस, फर्टिलाइजर और क्या, सुगरेंस था, फर्टिलाइजर था और क्या था, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम। अगर ये लोग का टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। और अनरेगुलेटेड सेक्टर वाला बिजनेस है, अनरेगुलेटेड सेक्टर में कौन आएगा, जिसका टर्नओवर कितना, चारों को छोड़ के बाकी जितने कंपनी है सारे के सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर है, और इन लोगों का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इन लोगों का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट को अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट ऑडिट को अपॉइंट कौन करेगा भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, अगर टर्नओवर कितना 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो टर्नओवर बनाना पड़ेगा। और कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए एक कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए जब ऑडिटर जब कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएगा तो क्या फॉलो करेगा भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, जिसको हम कैश कहते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड आपको जमा करना पड़ेगा, ROC को एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, CRA 1 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कौन सा, CRA 1, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कॉस्ट ऑडिटर को प्रत्येक साल स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक साल जब फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है वहाँ से 180 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। और ये कब तक बना रहेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 180 दिन तक ऑफिस में बना रहेगा। माने प्रत्येक साल के शुरुआत में जहाँ से फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ वहाँ से 180 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और ये कब तक बना रहेगा, एंड ऑफ कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जहाँ से फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहाँ से 180 दिन तक ऑफिस में बना रहेगा।
कॉस्ट ऑडिट किसको नहीं कराना पड़ेगा? अगर ACZ का आप स्टेटस ले लेते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, या 75% रुपया आप दूसरे देश से कमा करके देते हैं, एक्सपोर्ट से देते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑडिट का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोग समझे थे। फिर हम लोग समझे थे आपका कौन सा ऑडिट भैया? मैनेजमेंट ऑडिट। जब आपके मैनेजमेंट का, टीम का ऑडिट होगा, आपका वर्क का जब ऑडिट होगा, इसे कौन सा ऑडिट कहते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट। इन्वायरमेंट ऑडिट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को चेक करने के लिए किया जाता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन विद इन द परमिसेबल लिमिट है या नहीं। समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट ऑडिट इज डन बाय इन्वायरमेंट एक्सपर्ट। इन्वायरमेंट ऑडिट को कौन करेगा? इन्वायरमेंट एक्सपर्ट करेगा, क्योंकि फैक्ट्री चला रहे हैं आप, जो भी कल कारखाना चला रहे हो, वहाँ से पोल्यूशन निकलता है, तो पोल्यूशन परमिसेबल लिमिट में है या नहीं, इसके लिए एक ऑडिट होगा, इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट। इसको कौन करेगा? इन्वायरमेंट एक्सपर्ट करेगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक रेशनैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नॉट। प्रोप्राइटरी ऑडिट एक तरीका का ऑडिट है जिसमें ऑडिटर आके चेक करेगा कि जो भी खर्चा किए गए हैं जेन्युइन खर्चा है या नहीं है। समझ पा रहे हैं? इस ऑडिट को कौन सा ऑडिट कहते हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट। समझ पा रहे हैं? टैक्स ऑडिट किसके लिए करते हैं? फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। इनकम टैक्स पर्पज के लिए जो ऑडिट करते हैं उसे कौन सा ऑडिट करते हैं? टैक्स ऑडिट। कौन सा ऑडिट? समझ रहे हैं? यही हम लोग का लास्ट टॉपिक में था। इसी के साथ हम लोग का ऑडिट का रिवीजन खत्म होता है।